गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपनी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर इंदु गोस्वामी के साथ एक बार फिर कक्षा 8 की हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम अपनी व्याकरण की पुस्तक का पाठ पढ़ रहे थे और आज हम एक नया पाठ प्रारंभ करने वाले हैं। व्याकरण की पुस्तक का ही पाठ 2, वर्ण विचार और उच्चारण, ये वाला पाठ आज हम प्रारंभ करेंगे और जो कि पृष्ठ संख्या 17 पर है। तो शुरू करते हैं आज इस पाठ को हम। क्या है बेटा, इसमें देखिए बताया गया है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है और वर्णों के कितने प्रकार होते हैं और उनमें जितने भी वर्ण होते हैं उनके अंदर क्या क्या है, यानी कौन कौन से वर्ण उस कैटेगरी में, उस समूह में आते हैं। तो चलिए हम इसी में सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो बेटा, वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि जो वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे लघु, यानी सबसे पहले वर्ण आते हैं, फिर वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से प्रोक्ति और प्रोक्तियों से हम अपनी रचना या भाषा का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण होती है। ठीक, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी बेटा हम समझेंगे जरा। देखिए, अगर मैं कहूं तो ये राम शब्द है, अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है, रे, आ, मैं और आ। जब हम इसके खंड करते हैं, इसके टुकड़े जब हम करते हैं तब ये कुछ इस तरह से बनता है, रे, आ, मैं, आ। यानी कि ये जो आधा, ये हलक लगने का मतलब क्या होता है बेटा कि वह वर्ण आधा हो जाता है और वर्ण जो व्यंजन है वह हमेशा स्वरों के बगैर अधूरे होते हैं। स्वर जो है वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनके प्रयोग के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजनों के प्रयोग के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, तभी वह पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये देखिए, जो राम को हमने विच्छेद करके लिखा है, रे, आ, मैं, आ, तो इसमें जो ये चीजें अब हमारे सामने आई है बेटा, तो ये इसकी सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ये वर्ण है। इनको, इनके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनको विभाजित या खंडित नहीं किया जा सकता है, तो ये वर्ण कहे जाते हैं। अब आते हैं बच्चे वर्णमाला। क्या होती है वर्णमाला? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, यानी जो वर्णों का समूह है, और समूह भी कैसा बेटा? व्यवस्थित, यानी कि उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी इसमें जो वर्ण है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, यानी प्रॉपर रूप से अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले क आ गया और फिर च आ गया, फिर प आ गया या फिर या आ गया, नहीं। क्रमबद्धता जरूरी है, यानी क, ख, ग, घ, अणा, च, छ, ज, झ, ण, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से जो है वह आने चाहिए और उन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला कहते हैं जिसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, दोनों से मिलने वाली जो पूरी वर्णमाला कहलाती है। अब आते हैं वर्णों के भेद। क्या होते हैं वर्ण के भेद बेटा? वर्णों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक, तो अब देखते हैं कि किन्हें हम स्वर कहते हैं और किन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन दोनों से मिलकर जो पूरा एक समूह बनता है बच्चों, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? स्वर प्लस व्यंजन इक्वल वर्णमाला, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इन दोनों से मिलकर वर्णमाला बनती है। अब स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें हम यहाँ समझते हैं। पहले देखते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है, यानी कि
जो वर्ण होते हैं बच्चों, यानी स्वर जो होते हैं, स्वर वर्ण जो होते हैं मीन्स उनका उच्चारण जो है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी किया जा सकता है। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं बच्चों, तो जो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वह बिना किसी रुकावट के, यानी हमारे मुंह के किसी पार्ट में कोई उसको रुकावट नहीं होती है, बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से वह निसृत होती है, हमारे मुख से निश्चित होकर निकलती है मीन्स, ठीक है। यानी कि जैसे आ ई, तो इसमें हमारी जो वायु है मुख की वो कहीं भी बाधित नहीं हो रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से इन स्वरों का उच्चारण किया जा रहा है। ये बेटा कुछ इस तरह से होते हैं, आ ई उ ऋषि ए आई ओ औ, ये सारे हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, ये स्वर होते हैं हमारे साथ। अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद बेटा 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 स्वर के भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। समझने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले लेते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है बेटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, छोटा, यानी कि ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें बहुत कम समय लगता है, या कहें एक मात्रा का समय लगता है। बेटा जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी एक मात्रा होती है, इनकी जब मात्राएं लगाई जाती हैं तो इनकी एक मात्रा मानी जाती है और दीर्घ की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। तो एक मात्रा का समय लगने वाले जो वर्ण है यानी स्वर है जो, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगे, या यूं कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगे, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं बेटा, अ ई उ ऋषि, ये 4 होते हैं। इस प्रकार से ये चारों ह्रस्व स्वर है, ठीक है। फिर आते हैं हम दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी जितना समय हमें ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में लगा उससे दुगना समय हमें दीर्घ में लगता है। यानी दीर्घ मीन्स बड़ा, सीधी सी बात है, दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी कि जितने भी बड़े स्वर है वह दीर्घ स्वर में आते हैं और इनके उच्चारण में हमें दुगना समय लगता है, या कहें तो 2 मात्रा का समय लगता है। और ये है हमारे बच्चों 7 होते हैं, अ ई उ ए आई ओ औ। ये 7 जो है ये दीर्घ स्वर होते हैं। फिर आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर भी बेटा स्वर का ही एक भेद है और इसका प्रयोग बच्चों बहुत कम होता है। ये अधिकतर जो है या तो संस्कृत में हमें दिखाई देते हैं, या हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें दिखाई देते हैं। सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग बहुत कम देखा गया है। ये कहाँ प्रयोग होते हैं बच्चों? जब हम किसी को जोर से चीख कर आवाज लगाते हैं, या बहुत तेज में गाना गाते हैं, या बहुत तेज से रोते हैं, यानी कि वहां जहां हमारे जो स्वर है वो खिंचता है, हमारे स्वर में जब कंपन पैदा होता है वहां इसका प्रयोग होता है। देखिए मैं आपको उदाहरण बताती हूँ बेटा, आप लोग भी अपने घर में प्राणायाम करते होंगे, या आपके मम्मी पापा या दादा दादी या परिवार का कोई भी अन्य सदस्य नहीं भी करता है तो भी आप समझ सकते हैं कि देखिए जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे एक वर्ड है ओम, तो हम उच्चारण करते हैं जैसे ओम, तो हमने ओ पहले बोला बच्चों और माँ काफी बाद में बोला, तो ये जो बीच में जो हमारी ध्वनि खिंची है ये क्या है? यही प्लुत स्वर है बच्चों, यही प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के माध्यम से वो जो स्वर है वह खिंच जाता है, यानी उस स्वर में कंपन हो जाता है, वह लंबा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यही प्लुत स्वर है। इसका प्रयोग हम किसी को जोर से बुलाने, कई बार हम कहते हैं ना अरे रुक जा, तो रुक जा, बट जोर से कहते हैं। या कभी कोई कहे, जैसे कहीं किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो बोलते हैं हे राम, तो ये भी वर्ड खींचा। तो इस तरह से जहां हम उस वर्ड को खींच रहे हैं वहां प्लुत स्वर का काम होता है। चलिए बेटा अब कुछ अगले अपने बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, अगले कुछ बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपका यहाँ पर ये बोर्ड जो है इसे हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर और भी लिखना है।
हाँ जी। तो बेटा अब हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार का जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह का होता है बेटा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाइन है इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, सपोज करो हम ये शब्द लिख रहे हैं बच्चों, तो इस शब्द के ऊपर जो ये लाइन मैंने डाली है, ये वाली जो लाइन डाली है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा, हिंदी में इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। और इस शिरोरेखा के ऊपर ये जो बिंदी है, ये हमारा सिंबल है अनुस्वार का, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक। इसका प्रयोग क्या होता है, इसका नाक के द्वारा, नाक के द्वारा उच्चारण होता है इसका। इसका उच्चारण जो है बच्चों नाक के द्वारा होता है। जो अनुस्वार होते हैं इनका नाक के द्वारा उच्चारण होता है। कुछ शब्द देख लेते हैं हम, जैसे कि क्या शब्द कह सकते हैं हम, अंत, अंत, ठीक, संतरा, और क्या कह सकते हैं बच्चों, गंगा, ठीक है, इत्यादि। कंघा भी कह सकते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, उदाहरण बहुत सारे होते हैं। तो ये सब जो है ये अनुस्वार के उदाहरण है, जहां ये वाला सिंबल लगा है और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो अंत, संतरा, तो इसमें जो लगा ये अनुस्वार है, ये न जैसी ध्वनि देता है। असल में बच्चों ये जो अनुस्वार है ना, ये जो आपके व्यंजन होते हैं उनका जो पंचम वर्ण होता है वही अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके जो वर्ण होते हैं उनका पंचम जो वर्ण है उसे ही हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है बच्चों, अनुनासिक? इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है बच्चों, ऐसा होता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु जो है वो इसका सिंबल होता है। और इसका उच्चारण जो है बेटा नाक और मुख दोनों के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो उच्चारण है नाक और मुख दोनों के द्वारा इसका उच्चारण होता है। जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो जैसे हम कहें चांद, ठीक है, या नाद, तो ये जो है ये सब अनुनासिक है। अनुनासिक यानी कि इनका जो उच्चारण है वो नाक और मुख दोनों के द्वारा हो रहा है, उनका उच्चारण दोनों के द्वारा हो रहा है। और इसका जो चिन्ह है इस तरह का है, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं बच्चों, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं इसको। तो इसके आगे हम चलते हैं, और तो इसके आगे आपका विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। विसर्ग जो है बच्चों इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह का होता है। इसका चिन्ह इस तरह का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसका जो ये ह की तरह प्रयोग किया जाता है, इसका ह की तरह इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है बच्चों, तत्सम जो शब्द होते हैं, तत्सम जो शब्द होते हैं शब्दों में, ठीक है। यानी कि तत्सम शब्द यू नो बेटा क्या होते हैं, तत्सम शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये जो ह की तरह प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे कि अतः, इसके जैसे हम देखते हैं अतः, और देखते हैं प्रातः, स्वतः, और क्या हो सकते हैं बच्चों, संभवतः, ठीक है, इत्यादि। तो विसर्ग जो है वह ह की भांति, देखिए मैं बोल रही हूं अतः, तो अतः के बाद ह की ध्वनि आ रही है, प्रातः ह की ध्वनि आ रही है, स्वतः
ह की ध्वनि आ रही है अंत में और संभवतः ह की ध्वनि आ रही है। तो ये जो विसर्ग है ये ह की तरह यानी ह की ध्वनि देता है बाकी, और तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है ये। और ये सारे बच्चों तत्सम शब्द ही हैं जो संस्कृत से बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही यानी बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्दों के साथ ये प्रयोग होता है विसर्ग। बेटा दो इसमें अयोग वहा भी होते हैं बच्चों, मैं यही लिख देती हूँ, अयोग वहा। जो बच्चों हमारी स्वर थे ना, स्वर में दो इस तरह की भी ध्वनियां होती है, देखिए इस तरह की ध्वनियां होती है, तो ये अयोग वहा के रूप में प्रयोग होती हैं। ये स्वर ना कहकर इनको अयोग वहा कहते हैं। और इनका प्रयोग जो है अक्सर हम कहाँ करते हैं बच्चों, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली हमारी आगत ध्वनि। एक बच्चों आगत ध्वनि भी होती है। आगत ध्वनि क्या होती है बच्चों, पहले तो हम इसके नाम से ही इसको स्पष्ट कर देते हैं। आगत का मतलब है आया हुआ या आई हुई। तो इसका मतलब ये जो ध्वनि है जिसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं, तो ये ध्वनि हिंदी की नहीं है। इसका मतलब हिंदी में कहीं से आई हुई है। अब कहाँ से आई हुई है, ये अंग्रेजी से आई हुई है बेटा। आगत ध्वनि जो है इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह का होता है, शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र, बिना बिंदु के अर्धचंद्र। ठीक है, तो ये होता है। और अंग्रेजी से ये ध्वनि आई है, अंग्रेजी से आई है ये ध्वनि। ठीक है, और जब हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों को हम ऐसे कर सकते हैं, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने पर प्रयोग, यानी इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों, जब हम किसी भी इंग्लिश की शब्द को यानी अंग्रेजी के किसी भी शब्द को हिंदी में लिखते हैं। जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, कॉफी, कॉफी, टॉफी, टॉफी, और ट्रॉली, स्टॉप, स्टॉप, ट्रॉली इत्यादि। ठीक है, अन्य भी और शब्द हो सकते हैं इस तरह के, तो जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, स्टॉप, स्टॉप, ट्रॉली इत्यादि। ये शब्द जो है बच्चे ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। और देखिए आप देख सकते हैं इन सब पर ये आगत ध्वनि लगाई गई है। तो ये ध्वनि जो है आगत ध्वनि विशेषकर अंग्रेजी से आई है हिंदी में। और उन शब्दों को, ये सारे शब्द जो है ये अंग्रेजी के शब्द है बच्चों, इनको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो इनके ऊपर हम इस ध्वनि को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में जो है हमने स्वर के बारे में सारा पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, और वर्णों को दो भागों में विभाजित किया, वर्ण और स्वर और व्यंजन, और स्वर के बारे में हमने सारा जो है विस्तार से पढ़ा है। और अपनी अगली कक्षा में हम व्यंजन के बारे में इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। अभी आज आपकी लाइव क्लास हुई थी, लेकिन जिन बच्चों ने वो लाइव क्लास अटेंड नहीं की है या नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, तो ये वीडियो उनके लिए भेजी जा रही है, वो इसको देखें और समझें। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज की कक्षा में बस यहीं तक बेटा। अगली कक्षा में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद बेटा।